है कच्चे तेल के दाम 67 रुपये बैरल हो गया है, तो सरकार को डेफिनेटली पैसा बढ़ाना ही पड़ेगा। यूपीए के समय में 110 रुपये प्रति बैरल था, तब जो पेट्रोल मिल रहा था 80 रुपया, 81 रुपया, 70 रुपया ऐसे मिल रहा था। यूपी के समय तो जो था 45 रुपये बैरल था पेट्रोल, 110 रुपये प्रति 45 रुपये बैरल था। डेटा आप सही, डेटा मेरा सही है, आप डेटा सही करिए। 40 रुपये प्रति बैरल तो अभी था एनडीए के समय में, अब बढ़ के वो 67 रुपये प्रति बैरल। 67 रुपये तो अभी 67 रुपये बैरल हुआ है, तभी तो पैसा बढ़ा है। इसी के सामने गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर 1 लीटर पेट्रोल पे 47 रुपया टैक्स लगाती, स्टेट गवर्नमेंट 23 रुपया टैक्स लगाती है। ये लोग अपना टैक्स नहीं कम कर सकते? इन लोगों को भी टैक्स में थोड़ा कटौती, लेकिन क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होते हैं, तो पहले भी बन रहे थे, ये क्या नहीं पहले बनने होते तो पहले भी पैसा उसी हिसाब से लिया जाता था। पहले नहीं लिया? जो टैक्स था, जो पेट्रोल पर वो था, उसी हिसाब से लिया जाता था। वो अब भी वही है। कोई गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने कोई पैसा बढ़ा नहीं दिया उस पर। जितने परसेंट पहले वसूलती थी उतने ही परसेंट आज वसूल रही है। लेकिन क्या है, कच्चे तेल के दाम की बढ़ने की वजह से ये पैसा बढ़ गया। नहीं, मोदी सरकार से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मोदी सरकार जो कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। महामारी के दौरान जो मोदी सरकार का रवैया रहा, उसको लेकर क्या कहें? कोरोना महामारी के दौरान जो मोदी सरकार रवैया रहा वो एकदम फैंटास्टिक रहा। सभी जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने भी तारीफ की, WHO ने तारीफ की मोदी की। और आपको क्या चाहिए? मोदी ने आपको वो दिया जो किसी आज तक किसी प्रधानमंत्री ने दिया नहीं। क्या चीज़ है? जिस देश में जाता है सीना ठोक के जाता है। हमारे देश की बात करिए, विदेश की बात छोड़िए। हाँ, विदेश जिस नहीं, आपने कहा क्या दिया जो आज तक कोई नहीं दिया? क्या चीज़ें दी? मोदी ने 370 आज तक को जो हमारे ऊपर धब्बा था, 370 धब्बा कैसे? धब्बा ये था कि 370 लगा के जो हमारे देश का कानून था? नहीं, धब्बा ही था। हम लोग धब्बा ही मानते हैं। 370 धब्बा था एक्चुअली, हम लोग तो धब्बा ही मानेंगे। 370 कानून था, जिन लोगों के लिए कानून था उन लोगों के कानून हमारे लिए धब्बा था। ऐसा कच्चे तेल के दाम 67 रुपये बैरल हो गया है, तो सरकार को डेफिनेटली पैसा बढ़ाना ही पड़ेगा। यूपीए के समय में 110 रुपये प्रति बैरल था, तब जो पेट्रोल मिल रहा था 80 रुपया, 81 रुपया, 70 रुपया ऐसे मिल रहा था। यूपी के समय तो जो था 45 रुपये बैरल था पेट्रोल, 110 रुपये प्रति बैरल, 45 रुपये बैरल था। डेटा आप सही करिए। डेटा मेरा सही है, आप डेटा सही करिए। 45 रुपये प्रति बैरल तो अभी था एनडीए के समय में, अब बढ़ के वो 67 रुपये प्रति बैरल हुआ। 67 रुपये तो अभी 67 रुपये बैरल हुआ है, तभी तो पैसा बढ़ा है। कच्चे दाम के जो ऑपरेशन है, ऊपर अप डाउन, कच्चा तेल है ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए पैसा यहाँ पर भी ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए तो बढ़ रहा है पैसा। आपको कितना फ़र्क पड़ा इससे? देखिए, फ़र्क तो सबको पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबको फ़र्क पड़ता है। लेकिन सरकार भी इस पर क्या कर सकती है, क्योंकि सरकार को भी टैक्स यहीं से जो वसूलना है, सब कुछ करना है, रोड भी बनाने हैं, बाकी के सामने। गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर 1 लीटर पेट्रोल पे 47 रुपया टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट 23 रुपया टैक्स लगाती है। ये लोग अपना टैक्स नहीं कम कर सकते? इन लोगों को भी टैक्स में थोड़ा कटौती, लेकिन क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होते हैं, तो पहले भी बन रहे थे, ये क्या? नहीं, पहले बनने होते तो पहले भी पैसा उसी हिसाब से लिया जाता था। नहीं, पहले नहीं लिया। जो टैक्स था, जो पेट्रोल पर वो था, उसी हिसाब से लिया जाता था। वो अब भी वही है। कोई गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने कोई पैसा बढ़ा नहीं दिया उस पर। जितने परसेंट पहले वसूलती थी उतने ही परसेंट आज वसूल रही है। लेकिन क्या है, कच्चे तेल के दाम की बढ़ने की वजह से ये पैसा बढ़ गया। 35 गुना ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। एक्साइज ड्यूटी तो देखिए, 35 गुना जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है ना, वो कभी ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मार्केट क्या अप डाउन कर रहा है, उसी के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती है सबसे। अभी आप देखिए, लोग लाइन में खड़े होकर राशन ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? लाइनें टूटती नहीं है लोगों की, सुबह से शाम तक, वो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार कोई पैसा कहाँ से, हम लोगों से, इनकम टैक्स से, या इस तरीके से सब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से, इस तरीके से सरकार के पास पैसा आता है ना। सरकार के पास कोई पेड़ तो है नहीं, तो पैसा उसके पास उगाएगा। पैसा हम लोगों से नहीं है, केवल हम लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, स्कूल जुलूल के कामों में लगाया जा रहा है। कहाँ उल्टे सुल्टे काम? जीएसटी लाए ब्लंडर, नोटबंदी लाए ब्लंडर, कोई फ़ायदा नहीं। क्यों जीएसटी आया, नोटबंदी आया? आपको पता है कितना जीएसटी आने की से कितने लोगों से, कितना इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो कितना फाइल हो रहा है, कितने परसेंट फाइल हुआ है? फ़ायदा क्या हुआ उससे? फ़ायदा क्यों हुआ? लोगों से, अगर लोग प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल में, एक दुकानदार है वो दिन भर में कमाता है मान लो 20,000 रुपया, वो 1 रुपये टैक्स नहीं भरता है, ठीक है, वो पूरा कमाई खा जाता है अपने घर में। जो सरकार, जब रिपोर्ट के मुताबिक आपको हम बताएं कि जीएसटी आने के बाद जो छोटे व्यापारी थे
लगभग करोड़ों छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया, धंधा समाप्त हो गया। क्या जो छोटे व्यापारी थे उनका झंडा चौपट नहीं हुआ है। आप देखिए छोटे व्यापारी आज भी काम मतलब रिपोर्ट गलत कह रही है? नहीं, सही तरीके से अगर देखा जाए, जो सही दिशा में काम कर रहा था वो आज भी काम कर रहा है। जो गलत दिशा में काम कर रहा था वो ना कल कर पाएगा ना आज कर रहा है। नहीं, उसमें बात यह है कि इतने सारे लूप होल हैं, इतने फॉर्म भरने हैं उसमें कि बिना सीए का कोई फॉर्म नहीं उसमें भरा जा सकता, आरटीआर नहीं फाइल किया जा सकता। और एक छोटा व्यापारी 30,000 35,000 रुपये देकर सीए कैसे करेगा? मेन मुद्दा ये है। अभी मैं आपको बताता हूँ ना, मैं सीए किया हुआ हूँ, मैं आरटीआर फाइल कर सकता हूँ, बताइए। अब मैं सीए किया हुआ हूँ, सीए हूँ मैं नहीं ना, एक कॉमन की बात दूसरी है। मार्केटिंग सुनिए मेरे देखिए, जो अनपढ़ हैं क्या करेंगे? देखिए अनपढ़ है दुकानदार, अगर कोई दुकान कर रहा है, सरकार ने एक स्लॉट बना रखा है। अगर आपका जो सेल है एक स्लॉट बना सका है, अगर इस स्लॉट में आ रही है तो आपको कोई जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है और ना कोई जीएसटी पे करने की ज़रूरत है। लेकिन उस स्लॉट से जब ऊपर आप जाते हैं, उस जो अमाउंट से ऊपर जाते हैं, तब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिटर्न फाइल भी करना पड़ेगा, टैक्स जीएसटी भी देना पड़ेगा, जीएसटी नंबर भी देना है, वो जायज़ है। अगर उस तरीके से अब सरकार अगर नहीं लेगी, मोदी सरकार से आपको कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, मोदी सरकार से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मोदी सरकार जो कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान जो मोदी सरकार का रवैया रहा उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कोरोना महामारी के दौरान जो मोदी सरकार रवैया रहा वो एकदम फैंटास्टिक रहा। सभी जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने भी तारीफ़ की, WHO ने तारीफ़ की मोदी की। और आपको क्या चाहिए? मोदी ने आपको वो दिया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने दिया नहीं। क्या चीज़ है? जिस देश में जाता है सीना ठोक के जाता है। हमारे देश की बात करिए, विदेश की बात छोड़िए। हाँ, विदेश नहीं, आपने कहा क्या 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 दिया जो आज तक कोई नहीं दिया? क्या चीज़ें दी है मोदी ने? 370 आज तक को जो हमारे ऊपर धब्बा था, 370 हमारे धब्बा कैसे? धब्बा ये था कि 370 लगा के जो हमारे देश का कानून था, धब्बा नहीं। नहीं, धब्बा ही था। हम लोग धब्बा ही मानते हैं। 370 धब्बा था एक्चुअली, हम लोग तो धब्बा ही मानेंगे। 370 कानून था, जिन लोगों के लिए कानून था उन लोगों के कानून, हमारे लिए धब्बा था। वो 370 हट गया, हमें और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उससे हटने से आपको क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये हुआ जो हमारे देश का हिस्सा था, हम जिसको देश का हिस्सा तो पहले भी था। नहीं, इस पर एक्चुअली देश का हिस्सा पहले भी था, लेकिन क्या था वहाँ पर जो लोग सरकार चला रहे थे, जो मोनोपोली थी लोगों की, बस 2-3 परिवार वहाँ पर थे जो खा रहे थे। तो ऐसा बहुत सारे राष्ट्रों में, बहुत सारे देशों में नहीं है। देशों में नहीं, बहुत सारे राज्यों में है अपने इंडिया में। बताइए कौन से राज्य में है? हरियाणा का ले लीजिए, 2-4। हरियाणा कहाँ 2-4? उत्तर प्रदेश का ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में बताइए ना कौन है? उत्तर प्रदेश में बताइए ना कौन है? 2-4 बिहार का ले लीजिए। बिहार में बताइए कौन है? पहले लालू होता, तो जो पार्टियां हैं, ये तो पार्टियां हैं। पार्टी तो वहाँ पे भी तो वहाँ पार्टी नहीं थी, वो वहाँ पर जो नहीं, वहाँ इलेक्शन होता था, पार्टी इलेक्शन होता था, लेकिन गिने चुने लोग थे वहाँ पे। उनका किसी डेवलपमेंट के नाम पे जीरो था वहाँ पे, जीरो नहीं, डेवलपमेंट के जीरो था वहाँ पे। ना किसी को जो लोग, सुनिए, वहाँ पे जो लोग थे उन्हीं लोग को, लोकल लीडरों को लोग चुनते थे, चुनी हुई सरकार बनती थी वहाँ पे। अब वहाँ पे ये थोड़ा ना आप जाइए खड़े हो जाइए, आपको नहीं जिताएंगे तो आप नाराज हो जाएं। एक चीज़ मेरे को बताइए, जब आपको पैसा इंडिया दे रहा है, मान लीजिए जब एक कानून है, सबके लिए एक कानून है, तो वहाँ वो जम्मू कश्मीर का कोई अलग देश से हटके हो गया, उसके लिए अलग से कानून बन जाएगा है? उसके लिए अलग कानून होगा, बाकी की इंडिया के लिए अलग कानून होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर जिस देश में आप रहते हो, यहीं इस देश से ही आपको पैसा जाता है, आप जिस देश से सब कुछ आपको जा रहा है, अनाज भी इस देश से जाता है, सब कुछ आपको इस देश से आता है, तो कानून भी एक ही वो देते तो भी थे। क्या देते थे? देश को देते थे। क्या? देश का टूरिज्म का हब था वो, देश का टूरिज्म का पैसा देश में आता था, टूरिज्म का पैसा आता तो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए है। स्थानीय भारत सरकार कलेक्ट करती। भारत सरकार के लिए एक पैसा नहीं आता था वहाँ से, आपको मालूम ही नहीं है। एक्चुअली आंकड़े ऐसे ही करिए, भारत सरकार के लिए एक पैसा नहीं आता था वहाँ से। और भारत सरकार तो ये चाहती है कि वहाँ पर जो टूरिस्ट है उसको डेवलप किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं वहाँ। फैक्ट्री तो जरूरी है ना, वहाँ पे फैक्ट्री लग जाएगी तो वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता खराब नहीं होगी। प्राकृतिक सुंदरता के आप ये समझिए, वहाँ पर लोगों को पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, इसके कारण वो आतंकवादी संगठनों के जाके मिल जाते हैं। तो आप उसको क्या कहेंगे? आप क्या बोलोगे जब आदमी के पास दूसरा काम बताइए, दूसरा कोई बात सुनिए ना, आदमी पढ़ रहा है, लिख रहा है, सबको। 370 हो गया आपका, दूसरा बताइए। दूसरा एक राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर पे अभी तक सारी सरकारों ने मजे लिए, अब कोई उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। ये भी तो मजे ले रहे हैं। कहाँ मजे ले रहे हैं? 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ रुपए में खरीदे, स्कैम पता चला कि नहीं? आप मेरे को सारे स्कैम वो सब कुछ मालूम है, जो आपको आप पूरा आप डिटेल में आप पढ़े हैं उसको, पढ़िए ना पूरा डिटेल। क्या है बताइए ना।
2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में किसके नाम थी खरीदे। पहले 2 करोड़ की ज़मीन थी जब? सुल्तान अंसारी। सुल्तान अंसारी ने किसको बेची? सुल्तान से राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची। रामधन। तो सुल्तान अंसारी की ये सुल्तान देखिए, 7:10 पे वह ज़मीन 2 करोड़ रुपए की खरीदी गई और 7:15 पे वही ज़मीन 18 करोड़ की बेच दी गई। अब ये फ्रॉड है कि नहीं, स्कैम है कि नहीं, आप बताइए। अब मेरी बात सुनिए, 7:02 पे अभी बोला ना 7:10 10 मिनट पर जो ज़मीन 2 करोड़ की थी, 15 मिनट पे 18 करोड़ की हो गई। जस्ट ए मिनट, अगर आप ऑनर हैं किसी ज़मीन के, ठीक है, आप जो ऑनर हैं, आपने कोई भी ये मोटरसाइकिल में अगर मैं चल रहा हूँ, ये आपने मेरे से खरीद ली, ये 10,000 की खरीद ली, मान सपोज दैट। उसके पहले की कहानी सुन लीजिए थोड़ा सा। सुन लीजिए, आप कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज हैं, थोड़ा बता दें आपको। एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट 2019 में एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत वो ज़मीन 2 करोड़ की थी। वो एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को 5:54 पे तोड़ा गया। उसी दिन 7:10 पे वो ज़मीन खरीद ली गई 2 करोड़ रुपए में, और उसी दिन 7:15 पे वही ज़मीन 18 करोड़ की बेच दी गई। छोटा सा बच्चा भी बता देगा फ्रॉड है, स्कैम है, धोखाधड़ी की जा रही है। मेरी बात सुनिए, जो आप जो बोल रहे हैं इसके बारे में मैम, पहले तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं है, मैं ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, देखूंगा क्या है क्या नहीं, मेरे को ज़्यादा मैंने आइडिया है नहीं। लेकिन आपको डेफिनेटली ये बता देता हूँ, कोई भी स्कैम अगर कोई भी करता भी है इस तरीके का स्कैम वगैरह, वैसे स्कैम है नहीं, लेकिन आपकी दृष्टि में लोगों ने जो उछाला है मुद्दा, वो कुछ ना कुछ तो होगा ना, दुनिया को तो पता ही होगा सबको। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।